नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी एग्रीकल्चर को ना कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, बल्कि पूरे संसार में बदल के रख दिया था। और जानेंगे कि कैसे एक प्रोसेस की वजह से, एक खोज की वजह से आज हम लोग इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना खिला पा रहे हैं। और इससे पहले ऐसा क्या होता था कि हम लोग खाना खिला रहे थे। तो बहुत सारी बातें हैं, सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा, काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपको मिलेंगी। और हम एक खेती के बारे में और पौधा कैसे आपका ग्रो करता है, कैसे उसको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, और एक खोज हुई जिसने पूरी खेती की जो परिभाषा है उसको बदल के रख दिया और उसमें एक अहम रोल प्ले किया। इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि एक पौधे को ग्रो करने के लिए बहुत सारे आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, और उनमें से एक आवश्यक तत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसको हम लोग नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। आप सब लोग जानते हो कि हमारे खेत के अंदर हम लोग यूरिया, डीएपी, ये आपके महत्वपूर्ण उर्वरक और फर्टिलाइजर हैं जिनका उपयोग किया जाता है। अभी आपने सुना भी होगा कि डीएपी को लेकर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, या फिर आपने सुना होगा सरकार के द्वारा यूरिया जो है अभी नीम लेपित यूरिया आ चुकी है। ऐसे बहुत सारी आपने नाम सुने होंगे। और यूरिया और डीएपी क्या होती हैं? ये महत्वपूर्ण उर्वरक होते हैं जो कि आपके पौधे के लिए हम लोग मिट्टी में डालते हैं और उसको पौधा क्या करता है? अपटेक करता है। और इसमें अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला फर्टिलाइजर है, उर्वरक है भारत के अंदर। और ये यूरिया क्या है? इस यूरिया में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन, है ना। और ये नाइट्रोजन, अब देखो हवा की बात करते हैं तो इस हवा के अंदर, हमारे आसपास अगर हम हवा की बात करें तो इस पूरे पर्यावरण के अंदर, हवा के अंदर जितनी हमारी हवा है उसमें 78% भाग आपका नाइट्रोजन का है और 21% भाग आपका ऑक्सीजन का है। अब हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि हम सांस में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यही तो होता है। लेकिन पौधा उस हवा के अंदर जो आपकी नाइट्रोजन है उसको क्यों नहीं ले सकता? ऐसा क्या कारण है? तो आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका फॉर्म जो है वो है N2। जैसे हम ऑक्सीजन को पढ़ते हैं O2, उसी प्रकार से हमारा जो हवा में नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में उपलब्ध है? N2 की फॉर्म में है। यानी कि दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं जो आपके यहां पर क्या है? इस प्रकार से अटैच हैं एक दूसरे के साथ, और इन दोनों के बीच में 3 बॉन्ड हैं जिनका आपस में टूटना बहुत मुश्किल है। अब क्या होता है कि पौधा जो अपटेक करता है, पौधा यहां पर क्या करता है? या तो अमोनिया फॉर्म को वो अपटेक करता है या वो आपका नाइट्रेट फॉर्म को अपटेक करता है। ये दो आपकी मोस्ट कॉमन यहां पर फॉर्म हैं जिनको पौधे के द्वारा सबसे ज्यादा अपटेक किया जाता है, और वो भी जड़ों के द्वारा। जड़ों के माध्यम से वो आपका अमोनिया और नाइट्रेट, इन दोनों फॉर्म को क्या करता है? पौधा अपटेक करता है, यानी कि वो आपका लेता है। अब उन्हीं को यूटिलाइज करता है फर्दर वो अपने जो भी कंपोनेंट है। क्योंकि अब देखो पौधे के अंदर हम बात करें तो अगर सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जितने भी एमिनो एसिड होते हैं या जो प्रोटीन बनता है पौधे में, या जो डीएनए बनता है, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, तो ये किससे बनता है? ये आपका नाइट्रोजन से बनता है। यानी कि नाइट्रोजन आपके पौधे के लिए एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। और आपको पता होगा जो पौधे के अंदर हरा रंग होता है, उस हरे रंग के लिए आपका एक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल जो होता है वो पौधे की जो फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है उसमें भी एक अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि ये क्या करता है? ये आपका जो क्लोरोफिल है वो आपकी लाइट को क्या करता है? अपटेक करता है। और इस क्लोरोफिल को भी बनने में अगर हम बात करें तो कभी अगर आपने इस क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो इस क्लोरोफिल के बनने के लिए भी क्या होता है? आपका नाइट्रोजन एक बेसिक एलिमेंट का रोल प्ले करता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर इसके बिना, आपका नाइट्रोजन के बिना क्लोरोफिल भी नहीं बनेगा, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी पूरी नहीं होगी, प्रोटीन भी नहीं बनेगा, एमिनो एसिड भी नहीं बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर बड़ी समस्या हो जाएगी। अब आपकी मिट्टी के अंदर अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजन कहां कहां से आ सकती थी? तो क्या हुआ कि आपको बताना चाहता हूं कि वैसे अब ये जो हवा में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है,
और इसको तोड़ने के बाद जिस फॉर्म में पौधा अपटेक करता है उसमें कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है। और यह होता कैसे है? तो हवा में क्या है आपको पता है, अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो आपने बिजली के कड़कने की बात सुनी होगी, है ना। जब हम बारिश आती है और उस समय पर बादल जो गरजते हैं और बादल गरजते हैं तो वहां पर क्या होती है, बिजली कड़कती है। और बिजली जब कड़कती है ना तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो हवा में नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो हमारे नाइट्रोजन के अंदर जो बॉन्ड होता है आपका ये ट्रिपल बॉन्ड, ये टूट जाता है। और यही नाइट्रोजन क्या होती है, वहां पर नाइट्रस ऑक्साइड बना लेती है, NO या N2, है ना। तो NO2, तो ये जो कंपाउंड आपके बनेंगे, ये कंपाउंड जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर NO नाइट्रस ऑक्साइड बन गया, ये आपका पानी जब बारिश आती है तो बारिश के साथ मिक्स होकर क्या होता है, ये अर्थ के ऊपर आ जाता है, धरती पर आ जाता है। और कहा जाता है कि लगभग इसी बिजली के कड़कने की वजह से 1 हेक्टेयर में, यानी कि 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 2.5 एकड़, यानी कि 2.5 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली 10 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है, कितनी किलोग्राम है, 10 किलोग्राम नाइट्रोजन इसकी वजह से मिट्टी में आ जाती है। लेकिन इस 10 किलोग्राम से काम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि पौधे हम जो आज ग्रो करवा रहे हैं, आज हम साल में 2 बार फसलें लेते हैं, 3 बार भी फसलें लेते हैं, और कम से कम 2 बार जो फसलें लेते हैं तो जो हमारी पौधे की आवश्यकता है वो नाइट्रोजन की बढ़ती चली जा रही है। और आपने देखा भी होगा, हम तो जैसे पंजाब और हरियाणा की बात करूं तो पंजाब जिसको आपका धान एक प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि खाद्य कटोरा बोला जाता है ना, एक प्रकार से अन्न का भंडार बोला जाता है हमारे देश का। और इसी पंजाब के अंदर आपका जो नॉर्मली हम लोग जो एनपीके आपको पता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, तो इसकी जो आपकी रिकमेंडेड डोज है, जो आपकी साइंटिस्ट के द्वारा जो है एक प्रकार से उनको रिकमेंड की जाती है, 4:2:1 की जाती है। लेकिन आज यहां पर जो पंजाब के किसान हैं वो अप्रोक्सीमेटली लगभग 30.8 के रेशो में क्या कर रहे हैं, एनपीके को डाल रहे हैं। यानी कि नाइट्रोजन जितना उनको बोला जाता है उससे 7 गुना ज्यादा यहां पर क्या किया जा रहा है, आपका नाइट्रोजन को हम लोग डाल रहे हैं। तो सोच के देखो कि इस 10 किलोग्राम से क्या कोई काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो यहां पर अब हो क्या रहा है, इस बात को समझो। इसके साथ में और क्या क्या चीजें हैं, तो देखो ये जो आपकी हवा में नाइट्रोजन है ये आपकी 78% है, लेकिन इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है N2 का वो काफी स्ट्रोंग होता है, काफी जो है आपका कह सकते हो कि मतलब इजीली इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन क्या है कि इस नाइट्रोजन को तोड़ने में यहां पर क्या है, या तो एक नेचुरली जो आपका लाइटनिंग होगी, बिजली कड़केगी तो उससे टूट सकता है। दूसरा ये जो मॉलिक्यूल है वो आपका यहां पर ये कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल जब ये टूटेगा तो देखो यहां पर क्या है, मैंने क्या बताया आपका, ये है नाइट्रोजन और यहां पर ये क्या है, आपके 3 बॉन्ड हैं। तो जैसे मान के चलिए ये 2 आपके अलग अलग हो गए, ठीक है, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। जब टूटेंगे तो यहां पर क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन, यानी कि 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल आपका किसका, नाइट्रोजन का। तो ये आपका 1:3 रेशियो में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और ये आपका बन जाता है NH3 यानी कि अमोनिया बन जाएगा। और ये अमोनिया जो है मिट्टी में आएगा। मिट्टी में कैसे आएगा, तो बताना चाहता हूं कि ये आपका एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है जिन पौधों की जड़ों के अंदर आपके नोड्यूल होते हैं। और ये नोड्यूल किन पौधों की जड़ों में होते हैं, ये आपका उन पौधों की जड़ों में नोड्यूल होते हैं जिनका हम लोग बोलते हैं पल्सेस या आपका लेग्यूम क्रॉप बोलते हैं। यानी कि एक ऐसे पौधे होते हैं जो कि लेग्यूमिनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनको हम लोग लेग्यूम प्लांट बोलते हैं। तो यानी कि ये जो दलहनी फसलें ज्यादातर होती हैं उनकी जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें होती है और इन गांठों के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, राइजोबियम बोला जाता है। और ये राइजोबियम क्या करते हैं, आपका हवा के अंदर जो N2 है उसको क्या करते हैं, अमोनिया यानी कि NH3 में कन्वर्ट करते हैं। और इस जब आपका पौधा ये डिकम्पोज होगा, ये पौधा जब मिट्टी में ऐड हो जाएगा तो उसके बाद यही आपका अमोनिया इस मिट्टी में आपका मिल जाता है और उसके बाद आगे आने वाली फसल इसको क्या कर लेती है, अपटेक कर लेती है।
या फिर जब ये पौधे के साथ उपलब्ध होते हैं तो उसी पौधे को इसी अमोनिया को क्या कर देते हैं, उपलब्ध करवा देते हैं, और उस पौधे से ये क्या करते हैं, भोजन ले लेते हैं। तो यानी कि एक दूसरे के साथ एक रिश्ता इनका होता है। तो यानी कि जो हमारे लेग्यूम प्लांट होते हैं, इन पौधों की जड़ों में आपके नोड्यूल यानी कि आपकी गांठें होती हैं, इन गांठों के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं जी, आपका जो हवा में नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, और उस पौधे को उपलब्ध करवा देते हैं। और जो बच जाती है उसको जब पौधा आपका मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, मिट्टी में जब मिल जाएगा, क्योंकि अब आपको पता है फसल कटने के बाद क्या होगा, उसकी जड़ें तो हम लोग नहीं लेकर जाते ना घर पर, तो ये जो आपका वहां पर जड़ें थी या जो पौधे का बाकी हिस्सा यहां पर बच गया था वो मिट्टी में मिक्स जाता है, और मिट्टी में उसको पता है हम ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में जानते हैं, और जैसे ही वो ऐड होगा तो वो मिट्टी में उपलब्ध करवाएगा। जैसे वो गलेगा पौधा तो उसमें से नाइट्रोजन रिलीज होगी, अमोनिया रिलीज होगा, और वही आपका अगली बार जब पौधा होगा वो अपटेक कर लेगा। और केवल यही नहीं है, इसके अलावा भी आपका आपने सुना होगा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एजोटोबैक्टर, या फिर हम उनको बोलते हैं एजोस्पाइरलम। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, अब जैसे एजोटोबैक्टर है, ये फ्री फॉर्म में आपका नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहां पर राइजोबियम जो बैक्टीरिया था वो आपका क्या चाहिए, उसको एक पौधे की आवश्यकता चाहिए जो उसके साथ आपका रिश्ता रख सके, लेकिन यहां पर एजोटोबैक्टर जो है वो फ्री लिविंग में होता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। और उसी प्रकार से एजोस्पाइरलम, ये आपका जो यहां पर फूड ग्रेन यानी कि जो आपकी खाद्य फसलें होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहां पर आपका सीरियल्स होते हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, इनकी जड़ों के साथ रहते हैं। या फिर आपने देखा होगा जो हमारा धान होता है, राइस होता है, उसमें आपको पता है वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, और जहां पर भी पानी प्रेजेंट होता है उस पानी के अंदर आपने सुना होगा एक आपकी फर्न होती है, उस फर्न को हम लोग बोलते हैं एजोला। और ये एजोला आजकल पशुओं को खिलाने के लिए काफी उपयोग में लाई जा रही है, और यही एजोला को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके राइस के फील्ड में अगर इनको छोड़ दें तो ये एजोला एक बैक्टीरिया आपका यहां पर साइनोबैक्टीरिया होता है जिसको हम बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, इसके साथ मिलकर ये क्या करते हैं, जो हवा में नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब आपके बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो कि आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को ऐड कर सकते हैं, जो आपकी नाइट्रोजन हवा में है उसको मिट्टी में आपका लेकर आते हैं। लेकिन क्या है कि आज हम जिस रफ्तार से पौधों को आने वाले टाइम में फसलों को ग्रो करवाते जा रहे हैं, और यहां पर हमने इन दालों को ग्रो करवाना बंद कर दिया, लेग्यूम क्रॉप को ग्रो करवाना बंद कर दिया, और यहां पर हमने जो बैक्टीरिया थे, क्योंकि अब देखो मिट्टी में क्या हो रहा है, आपका मोनोक्रॉपिंग हमने कर लिया। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या था, हमने आपका केवल और केवल गेहूं और चावल का जो साइकिल है उसको हमने ज्यादा ग्रो करवाना स्टार्ट कर दिया, और बाकी फसलों की जब कमी हो गई तो हमारी मिट्टी के अंदर स्पेसिफिकली जो महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन, आज भारत की लगभग सभी मिट्टी के अंदर क्या है, नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी है, और इसीलिए भारत के अंदर किसान क्या करते हैं, आपका यूरिया को डालते हैं। अब ये यूरिया कहां से आया, यही हमारी एक मेन कहानी है कि इस यूरिया के बनने में किसका एक महत्वपूर्ण रोल है। तो इस यूरिया की जो बनने की कहानी है वो स्टार्ट होती है काफी पुरानी और काफी समय पहले। तो मैंने क्या बताया आपको भी कि यहां पर जो आपका लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो क्या होता है, ये जो आपका N2 होगा ये टूट जाएगा, और फिर क्या होगा, ये यहां पर ऑक्सीजन यानी कि जो हवा में ऑक्सीजन आपकी है उसके साथ मिलकर आपका NO2 बनाएगा या N2O बनाएगा, और फिर क्या होगा, ये बारिश के साथ मिक्स होकर आपकी अर्थ के ऊपर यानी कि धरती पर आ जाएगा, और वो पौधे क्या कर लेंगे, उसको अपटेक कर लेंगे। इसी के साथ में क्या होता है आपका, यही जो मैंने बताया पूरा का पूरा कि किस प्रकार से एक पौधा क्या करता है, आपका अपटेक करता है। तो जैसे पौधों की जड़ों में ये क्या है, आपकी गांठें हैं, और इन गांठों के द्वारा क्या होगा, ये जो हवा में नाइट्रोजन है इसके अंदर जो यहां पर गांठों में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हवा की जो आपकी नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे और पौधे के लिए उपलब्ध करवाएंगे। और ये इसके बाद क्या होता है, जब ये ऑर्गेनिक मैटर के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा, फिर यहां पर क्या होगा, इसको वापस बैक्टीरिया क्या करेंगे, आपकी अमोनिया में या फिर आपकी नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे और पौधे के लिए उपलब्ध करवा देंगे। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिनरलाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं जी, आपका मिनरलाइजेशन प्रोसेस। और जब आपका पौधा एक जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो एक आपका ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। और जब पौधा एक आपका इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। समझ में आ रहा है यहां पर? तो ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जो हमारी मिट्टी के अंदर अकर करती है, और ये पूरी की पूरी, अब देखो जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था, तो पौधा क्या करता है, दो फॉर्म को अपटेक करता है, एक अमोनिया और एक आपका नाइट्रेट। और
अब क्या होता है कि अमोनिया से जब नाइट्रेट की फॉर्म कन्वर्ट होती है तो ये कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। बट इसमें दो प्रकार की रिएक्शन करेगी। पहले क्या होगा, ये अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा और उस नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोमोनाज। और फिर हमारा यही नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा और वहां पर बैक्टीरिया कौन सा काम करेगा, नाइट्रोबैक्टर। और उसके बाद ये आपका जो नाइट्रेट होगा या तो पौधा इसको अपटेक कर लेगा, अगर उस मिट्टी में पानी भरा हुआ है तो वहां पर क्या होगा, ये आपका पानी के साथ नीचे चला जाएगा। बहुत जल्दी क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है ना वो आपका पानी में जल्दी घुलनशील होता है। और अगर हम बात करें नाइट्रेट की तो ये तो बहुत ज्यादा पानी में जल्दी घुल जाता है। और पानी में घुलेगा तो अब आपको पता है पानी कहां जाता है, नीचे की लेयर्स में जाएगा। और पानी जब नीचे की लेयर में जाएगा तो क्या होगा, नाइट्रेट भी चला जाएगा। तो वहां पर हम बोलते हैं ये लीचिंग लॉस हो गया। और इसी के साथ में ये जो आपका है, कई बार क्या होता है, अब वहां पर कुछ आपके डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं और वो क्या कर देते हैं, इसी नाइट्रेट को आपका N2O में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड गैस। और ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस क्या होगी, ये हवा में चली जाएगी और हवा में जाएगी तो क्या करती है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। यानी कि यहां पर हमारा जो नाइट्रोजन है वो वापस हवा में भी आ जाता है, किसके द्वारा, वोलेटिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, जिसमें ये नाइट्रेट से वापस केस में कन्वर्ट हो जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड में। और फिर क्या होता है, फिर अगेन यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वही साइकिल चल जाता है, वो बैक्टीरिया काम करते हैं, फिर आपका डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये पूरा साइकिल चलता है। लेकिन ये आपका नेचुरल साइकिल है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक आपका एक साइकिल हो रहा है और उस पूरे के पूरे साइकिल को यहां पर दर्शाया गया है। और ये पूरी की पूरी जो मैंने अभी आपको बताई वो सारी बातें यहीं पर आपकी क्या होती हैं, इसमें पूरे एक साइकिल के अंदर आपकी आती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो नाइट्रेट है, नाइट्रोजन है, यहां पर ये पूरी वही बातें हैं, बस इसको थोड़ा सा आसान भाषा में यहां पर बताया गया है। हम इसके बारे में कभी पूरा आपको चैप्टर एक जो है एक लेक्चर बनाकर आपको बता देंगे कि कैसे काम करता है। बाकी हम जो है वापिस आते हैं हमारी बात के ऊपर कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो कैसे अब सोइल के अंदर ऐड होता है। तो हम नाइट्रोजन को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, या तो हमारा फर्टिलाइजर डाला जाएगा या हमारा मैन्योर डाला जाएगा या हम लोग उसके अंदर एनिमल के जो प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल का जो वेस्टेज होता है वो हम लोग डाल सकते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं जी, वहां पर आपका कुछ ऐसी कवर क्रॉप या नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं, जिसके मैंने अभी बताया था, कंपोस्ट टी को ग्रो करवा सकते हैं, बायोसॉलिड ग्रो करवा सकते हैं, सिंथेटिक नाइट्रोजन ग्रो करवा मतलब आपका डाल सकते हैं। और इनको डालकर क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को आपकी मिट्टी के अंदर उपलब्ध करवा सकते हैं। लेकिन अब जिसकी हम लोग बात कर रहे थे तो यहां पर वो हमारा क्या था, तो हमारी एक ऐसी, हमारी नहीं मतलब एक ऐसी खोज है जिसने पूरी की पूरी एग्रीकल्चर और यहां पर ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो डिमांड है उसको कंप्लीट करने में इन्होंने एक अहम रोल प्ले किया। क्योंकि जो आपका नेचुरल साइकिल था वो एक स्लो भी होता है और दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, उस नेचुरल साइकिल को ब्रेक डाउन कर लिया और हमने जल्दी प्रोडक्शन करने की चाहत में और आपका लोगों को भोजन जल्दी खिलाने की चाहत में, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की चाहत में, हमने हरित क्रांति की चाहत में, हमने बढ़ती पॉपुलेशन की चिंता की चाहत में क्या किया, आपका भोजन को कहीं ना कहीं जो नेचुरल साइकिल था, प्राकृतिक साइकिल था, प्राकृतिक जो एक प्रकार से कंडीशन थी उसको बदल दिया और यहां पर आपको एक रिएक्शन की, एक प्रोसेस की आवश्यकता हुई और उस प्रोसेस का नाम दिया गया है हैबर-बोस प्रोसेस के। अब ये हैबर-बोस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हवा में आपकी नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को आपका इसमें कन्वर्ट किया जाएगा। अब हवा में नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, N2 में है और इस N2 को किस में कन्वर्ट किया जाता है, NH3 में कन्वर्ट किया जाता है। देखने में लगता होगा कि बहुत आसान प्रोसेस रही होगी, लेकिन नहीं भाई साहब, यहां पर ये जो हैबर और बोस ये दो आपके साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने क्या किया, आपका एक अहम रोल प्ले किया इस प्रोसेस के लिए। तो अब आपको पता है कि आज बढ़ती जनसंख्या के साथ बहुत जरूरी है कि ये नाइट्रोजन हमारे लिए उपलब्ध हो और हम इस नाइट्रोजन को उपलब्ध करवा पा रहे हैं केवल और केवल फर्टिलाइजर से। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है हम बात करते हैं आज यहां पर। तो देखो हमारे लिए क्या है कि यहां पर ये जो नाइट्रोजन थी, मैंने अभी आपको बताया कि इसको ब्रेक डाउन करना बड़ा डिफिकल्ट था। तो यहां पर क्या होता है कि इसके अंदर ये जो बॉन्ड आपका होता है, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये
हैं, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट था, तोड़ना बहुत आपका मुश्किल था। और उसके बाद इन तोड़ने के बाद अब एक नाइट्रोजन के पास 3 जगह खाली होती थी, तो इन 3 जगहों के साथ क्या हो गया, ये हाइड्रोजन आपका जोड़ा गया। अब इस हाइड्रोजन को जोड़ना ही मुश्किल काम था, और उसमें रोल किसने प्ले किया, वो आपका यहां पर इस प्रोसेस ने रोल प्ले किया, जिसको हम बोलते हैं हैबर बोस प्रोसेस। अब ये हैबर बोस प्रोसेस हम इसको क्यों बोलते हैं तो समझिएगा। हैबर और बोस यहां पर ये दो आपके क्या थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, अब देखो इनका नाम था, एक का नाम था फ्रिट्ज होपर और दूसरे का नाम था कार्ल बोश, जिन्होंने क्या किया था, इस प्रोसेस को डेवलप किया था। अब इस प्रोसेस में क्या किया इन्होंने, जो आपका हवा के अंदर जो नाइट्रोजन गैस थी उसको क्या कर दिया, यहां पर अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि NH3 में कन्वर्ट कर दिया। क्या हुआ, इन्होंने हवा में के आपकी जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन गैस है उन दोनों को यूटिलाइज कर लिया। तो इन्होंने क्या किया, एक्चुअल में N2 जो आपका नाइट्रोजन है और यहां पर क्या है 3H2, इनको जोड़कर और 2 मॉलिक्यूल यहां पर किसके बना दिए, अमोनिया के बना दिए। अब इसको बनाने के लिए इन्होंने टेम्परेचर का सहारा लिया। कितना टेम्परेचर है, 400 से 450, यानी कि 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर यहां पर कितना यूटिलाइज किया गया, यूज किया गया, आपका 200 से 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूटिलाइज किया गया। और इसके साथ में इन्होंने एक कैटलिस्ट को भी यूज किया, जिसको उन्होंने कौन सा यूटिलाइज किया, आयरन को। कैसे किया आगे बताता हूं, तो सुनिएगा। अब यहां पर क्या है, ये दो साइंटिस्ट है, इनका नाम है जी हैबर, आपका यहां पर जो है फ्रिट्ज हैबर, और जो यहां पर कार्ल बोस है ये यहां पर ये हैं, ठीक है। तो ये दोनों इस प्रकार से हैं। अब अगर हम बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो इन्होंने की थी। अब इन्होंने कैसे की थी, इन्होंने क्या किया, आपका अपने असिस्टेंट्स के साथ में 20वीं शताब्दी के अंदर क्या किया इन्होंने एक हाई प्रेशर यहां पर डिवाइस को डेवलप किया। अब हाई प्रेशर में ये क्या करना चाहते थे, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे इनको आपस में जोड़ना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। और ये केवल और केवल इन्होंने किया लेबोरेटरी के अंदर। अब देखो एक छोटी सी लैब में कोई भी काम करना कई बार आसान होता है, लेकिन जब उसको कमर्शियल स्केल पर इतने बड़े लेवल पर जब प्रोडक्शन करना हो, क्योंकि अब देखो ऐसा तो है नहीं कि एक छोटी सी लैब के अंदर हम छोटा सा प्रोडक्शन करेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। अब हमने इतने बड़े वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो हर कंट्री के अंदर इतना हमारा अमोनिया की आवश्यकता है। अब ये अमोनिया कहीं एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, कहीं एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने के लिए यूज होता है। इवन दो मैं आपको बताना चाहता हूं वर्ल्ड वॉर के अंदर भी क्या किया गया, नाइट्रोजन को एक्सप्लोजिव बनाने के लिए भी यूज किया गया। आगे बताऊंगा कि कैसे, लेकिन यहां पर सुनिएगा। अब ये नाइट्रोजन जो यहां पर अमोनिया है इसकी आवश्यकता हर जगह पे है, लेकिन ये जो अमोनिया था वो केवल और केवल अभी तक इनके द्वारा आपका केवल और केवल एक छोटी सी लैब में बनाया जा रहा था। अब इसके द्वारा जब वो बाद में इसको बनाना चाहते थे तो वो बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहां पर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कार्ल बोश। इन्होंने अपना एक अलग सा यहां पर मशीन को बनाया जो कि एक हायर लेवल पर इन्होंने जो डिजाइन दिया इन्हीं के बेसिस के साथ, क्योंकि इनके साथ में मिलकर इन्होंने काम किया था बाद में, और दोनों ने मिलकर क्या किया बाद में, एक ऐसा डिजाइन बनाया, एक ऐसा यहां पर मशीन बनाई जिसके द्वारा इन्होंने हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों को मेंटेन कर पाए, और साथ में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ नहीं पा रहे थे, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, उसको भी इन्होंने करने का काम किया। और आखिर में ये क्या हो गए, सफल हो गए अपने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, और उसकी बदौलत है कि आज हम इस अमोनिया का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। और इसको बनाने में अगर हम बात करें तो देखो यहां पर इन्होंने क्या किया, आपका नाइट्रोजन को लिया और हाइड्रोजन को लिया। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल था और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल थे, मैंने अभी बताया था, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपका क्या है, इस प्रकार से यहां पर नाइट्रोजन 2 मॉलिक्यूल अटैच थे। तो ये जो 3 जगह है इनके ऊपर तीनों जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि 3 जगह खाली हुई है तो तीनों जगहों पर आपका कोई ऐसा मॉलिक्यूल भी उसके साथ क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, ताकि एक अच्छा कंपाउंड बन सके। तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, NH3, जिसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। और ये अमोनिया यहां पर बनाने के अंदर क्या हुआ, आपका एक तो टेम्परेचर 400 से 450 डिग्री सेल्सियस, और साथ में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ में यहां पर एक कैटलिस्ट का सहारा लिया गया जिसको हम बोलते हैं आयरन। आयरन आपका रिएक्शन में कभी भी ऐड नहीं होता, केवल उस रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है। समझ में आ गया। तो यहां पर क्या होता है कि उसके बाद जो गैस बनती है अमोनिया, उसको कूल डाउन किया जाता है, यानी कि ठंडा किया जाता है, और फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि एक तरल पदार्थ में कन्वर्ट किया जाता है, और ये लिक्विड अमोनिया यहां पर तैयार हो जाती है। और जो
भी आपका वेस्ट बचता है यहां पर जो अनरिएक्टेड होती है उसको वापस साइकिल में डाला जाता है, फिर ये बनता है। और यहां पर कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली ये अमोनिया का फॉर्मेशन जो है जब स्टार्ट हो गया, उसके बाद इन्होंने ना कि केवल एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज को बल्कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर इसने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बदल दिया था। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो यहां पर इस प्रकार से एक प्रॉपर ये आपका ये कह सकते हो कि साइकिल है जिसके थ्रू ये प्रोसेस अकर कर रही है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये आपका पूरा जो मैकेनिज्म था इसको यहां पर आप ऐसे पढ़ सकते हो। सबसे पहले क्या होता है, मिथेन एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, यानी कि जो आपकी एक गैस होती है जिसको हम बोलते हैं CH4 मिथेन, और एक आपका पानी। अब मिथेन के साथ पानी को रिएक्ट किया जाता है सबसे पहले, उससे आपका एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। फिर उसके बाद आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो आपकी हवा के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है, उसको क्या करवाया जाता है, उस सिस्टम में एंटर करवाया जाता है। तो देखो यहां पर आपका फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड स्टेप। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर अगला स्टेप क्या है, अगला यहां पर क्या है, विच जनरेट द हाइड्रोजन फ्रॉम मिथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट। अब क्या होगा, जो आपका CH4 और यहां पर पानी, इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया तो उससे एक तो आपका बनेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक आपका यहां पर क्या बनेगा, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो ये आपका CH4 और यहां पर H2O था, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका यहां पर क्या बन गया जी, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के। अब यहां पर क्या होता है, अब इधर से आती है ऑक्सीजन और आपकी नाइट्रोजन, तो इन दोनों को यहां पर जब आपका इधर से ये आएंगे, इधर से ये आएंगे, तो क्या होगा, इसमें आपका रिएक्शन अकर करेगी। तो अब देखो नेक्स्ट यहां पर क्या है, फर्दर वाटर वेपर एंटर द सिस्टम एंड ऑक्सीडाइजिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनी थी, इसको क्या किया जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता था और कन्वर्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड देन लीव्स एंड प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। अब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो तो वापस निकल जाएगी एनवायरमेंट के अंदर, और उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आपस में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो वहां पर क्या होता है, एक ये जो प्रेशर होता है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यहां पर आपका जोड़ा जाता है, ये 3 मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के, तो वहां पर इसी प्रेशर को जो मैंने आपको बताया था वो मेंटेन करना पड़ता है और आपका टेंपरेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। और फिर उसके बाद आपके सिस्टम को प्रॉपर्ली हीटेड किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है अंडर ए पर्टिकुलर कंट्रोल्ड कंडीशन, एंड देयर आफ्टर द मॉलिक्यूल अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। यहां पर आपका क्या होगा, ये अमोनिया फॉर्म हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, और फिर उसको आपका कोल्ड वाटर जैकेटेड जो है उनके थ्रू आपका उस रिएक्शन को, उस मिक्सचर को वहां से निकाला जाएगा ताकि वो क्या हो जाए, कूल डाउन हो जाए। और उसके बाद जो कंडेंस यहां पर अमोनिया गैस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, यानी कि तरल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद उसको ड्रेन आउट यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है, किसमें से, सिस्टम में से, और उसको यूटिलाइज किया जाएगा। अब जो बाकी यहां पर पार्ट है, देखो इनिशियली ओनली 15% ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया, अनरिएक्टेड गैस आर रिसाइकल्ड बैक इनटू द रिएक्शन चैम्बर एंड आफ्टर मल्टीपल साइकिल अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ गैस मिक्सचर कन्वर्ट टू अमोनिया। अब यानी कि यहां पर बहुत सारे, अब ये जो आपकी रिएक्शन मैंने बताई, हमने तो केवल आसान भाषा में सुन ली, लेकिन अब इसमें क्या होता है, पहली बार जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मैंने बताए थे तो केवल 15% भाग ही क्या होता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो पाता है। फिर उसके बाद उसको वापस जो आपका बाय प्रोडक्ट यानी कि जो रिमेनिंग भाग बच गया था उसको वापस से आपका साइकिल में लिया जाएगा, फिर वो कन्वर्ट किया जाएगा। तो ऐसे करते करते आपका टोटल यहां पर उस पूरे पार्ट का 98% यहां पर क्या हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये काफी क्या होती है, लेंदी प्रोसेस होती है, लंबी प्रोसेस होती है, और उसके बाद में आपका अमोनिया बनना स्टार्ट हो गया। अब ये अमोनिया बना तो अब इस अमोनिया को कहां कहां काम में लिया जाता है ये समझिएगा। सबसे पहले हम लोग आज एग्रीकल्चर में, खेती में यूज करते हैं। खेती में किसके लिए यूज करते हैं, हमारे उर्वरकों की फॉर्म में। आज हम जो आपके फर्टिलाइजर बनाते हैं, चाहे हम लोग यूरिया की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग डायमोनियम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं, है ना, या जितने भी आपके नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो सभी आपके यहां पर किसकी बदौलत है, कहीं ना कहीं इसी अमोनिया की बदौलत है। उसके बाद में बारी आती है जी एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव मतलब जो आप लोग यहां पर ये कह सकते हो बम वगैरह बनाने में, है ना, तो यहां पर जो आरडीएक्स बनते हैं वो अभी आपका यहां पर अमोनिया, और खासकर अगर हम बात करें तो यहां पर वर्ल्ड वॉर के अंदर भी क्या किया गया था, इसको प्रयोग में लाया गया था। अब यहां
नेक्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल, जो आप लोग दवाइयां बनाते हो, जैसे कि यहां पर आपने थायमिन का नाम सुना होगा, निक्टोमाइड का नाम सुना होगा, ये विटामिन सुने होंगे, एंटी जो है मलेरियल जो आपकी दवाइयां सुनी होंगी, सल्फोनाइड सुनी होगी, ये दवाइयों को बनाने में भी इसी अमोनिया का प्रयोग में लाया जाता है। और उसके बाद में रेफ्रिजरेशन, जो आप लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर या फिर रेफ्रिजरेशन प्लांट जो बनाते हो, एयर कंडीशन जो लगाते हो, उनके अंदर भी अमोनिया गैस डाली जाती है, अब उसमें भी एक अहम रोल प्ले करती है। और उसके बाद में कंज्यूमर प्रोडक्ट, यानी कि जो आप सॉरी आपके यहां पर क्लीनर जो एजेंट होते हैं, उनको बनाने में भी अमोनिया का एक अहम रोल होता है। तो सोच के देखो, इस अमोनिया की बदौलत आज हम बहुत सारे प्रोडक्ट को बना पाते हैं, लेकिन ये आपका कैसे पॉसिबल हो पाया? कार्ल बॉश और फ्रिट्ज हैबर की उन मेहनत की बदौलत आज हम इन चीजों को बना पाते हैं। लेकिन अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत जरूरी बात यह है कि आज हमने इसको खेती के अंदर यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, किसको? यूरिया को। लेकिन इस यूरिया को कैसे बनाया गया? तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस यूरिया को बनाने के अंदर आपका जो अमोनिया, जो NH3 हमारा बना था अभी, उस अमोनिया को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया? CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उससे हमारा एक अमोनियम कार्बोमेट नाम का पदार्थ बना। अब इस अमोनियम कार्बोमेट को हम लोग क्या करते हैं? आपका जो है कंपोज करते हैं इनटू यूरिया, एंड मतलब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ते हैं, और तोड़ने से क्या मिलेगा? हमारे पास यूरिया मिल जाएगी और प्लस में आपका पानी मिल जाएगा। तो पानी को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और हमारा यूरिया जो है उसको हम लोग आज खेतों के अंदर यूज करते हैं। अब देखो, इससे फायदा हुआ, मतलब बहुत अच्छे लेवल पर हम लोग जो है इससे प्रोडक्शन कर पाए। लेकिन देखो, आज आपको पता है कि लोगों को खाना हम लोग खिला पा रहे हैं, बहुत अच्छे स्केल पर प्रोडक्शन भी कर पा रहे हैं, इसको हम अलग अलग भागों में प्रयोग भी ला पा रहे हैं, दवाइयों में बना के आपका यूज कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर क्या है कि देखो, एग्रीकल्चर को इसने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज लोगों के थाली के अंदर निवाला अगर पहुंचाया तो इसने पहुंचाया, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसने आपका मिट्टी को पॉल्यूट भी किया है। जो आपका नेचुरल साइकिल था, प्राकृतिक जो उसका एक प्रकार से साइकिल था, उसको क्या कर दिया? पूरा ब्रेक डाउन कर दिया। और यहां पर अगर हम देखें तो इसके साथ साथ में आपकी मिट्टी के अंदर और आपके पर्यावरण को भी ये क्या करता जा रहा है? पॉल्यूशन करता जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अहम रोल है। इसी के साथ में आपको एक बात और पता चलेगी कि आपका हैबर बॉश, मैंने क्या बोला कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर आपका, और उसके बाद में फर्दर इसको मल्टीपर्पज के लिए यहां पर यूटिलाइज किया जा रहा है। तो जो एक्सप्लोजिव बनाने में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और साथ में मैंने जो अभी बताया, इन फर्टिलाइजर को यूज करने से आपका क्या होता है? पॉल्यूशन यहां पर होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो आज इसकी वजह से क्या हो रहा है? देखो, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स अच्छी रोल प्ले भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है? इसने स्टार्वेशन, हंगर को दूर जरूर किया, लेकिन इसने हमारी जो क्योंकि ज्यादा प्रयोग में लाने की वजह से कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट भी होते हैं, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जो ज्यादा नाइट्रोजन जब हम डालते हैं तो उसकी वजह से बाकी न्यूट्रिएंट्स की, बाकी जो आपके आवश्यक तत्व होते हैं, उनकी कमी भी होना स्टार्ट हो जाती है, और एक इम्बैलेंस हमारा सोइल में आपका बन जाता है। और इसी वजह से आज हम जो बोलते हैं ना कि हमने इतना नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से गलत बात भी है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है। हम जो एक्सेस में नाइट्रोजन यूटिलाइज करते हैं वो हमारी अच्छी बात है, बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारे लिए गलत है, आने वाले समय के लिए गलत है। तो इस चीज को हमें पहचानना होगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? इसको अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। कहां हम लोग जो है बहुत सारी कंट्रियों के अंदर, हमारे भारत में भी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि अपने आप में गलत यहां पर स्टेप है। तो हमें इनको पूरा अच्छे से प्रयोग में लाना चाहिए। कितनी मेहनत है, अच्छी बात है कि इन्होंने एग्रीकल्चर को बदला। और आज अगर हम अच्छे प्रयोग में, क्योंकि देखो आज क्या है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम ना किसी भी चीज को एक्सेस में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब भी किसी भी चीज की अति हो जाती है ना, तो उस समय तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हमें भी समझना पड़ेगा कि क्या होगा, एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आप खाना है, अगर उसको भी ज्यादा खा लेते हो तो क्या होता है? उल्टी आ जाती है ना। उसी प्रकार से पानी अगर ज्यादा पी लेते हो, अब ये जरूरी भी हमारे लिए, लेकिन अगर हम उसको ज्यादा खा लें, ज्यादा पी लें, तो क्या होता है? नुकसान होता है। और किसका नुकसान होता है? हमारा ही नुकसान होता है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए अति जो है वो हमेशा क्या होती है? आपका जो है कहीं ना कहीं नुकसानदेह ही करती है। और उसी प्रकार से हमने जो अति यहां पर फर्टिलाइजर को यूज करके की है, वो हमारे लिए और आने वाले समय के लिए बहुत नुकसानदेह है, और हमारे प्रकृति के लिए बहुत नुकसानदेह है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत नुकसानदेह है, और हमारे लिए तो नुकसानदेह है ही है ना। कैंसर जैसी जो भयंकर बीमारियां अगर होती जा रही है, तो वो इसकी वजह से होती जा रही है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं जो यहां पर जरूरी है आपको समझना, और इस आपका प्रोसेस का, इस डिस्कवरी का, इस खोज का एक अहम रोल रहा, और ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कैसे ये हमारे लिए जो है एक
वरदान बन के आया था और आज एक शाप बन के हमारे लिए जो है बन रहा है। तो ये इस बात को समझना पड़ेगा। उम्मीद है कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार की और भी अच्छे नॉलेजेबल और एग्रीकल्चर के लेक्चर्स के लिए या एग्रीकल्चर करंट न्यूज के लिए, एग्रीकल्चर वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि हम लोग हर एक घर के अंदर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग अच्छी नॉलेज पहुंचा पाएं और उन लोगों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएं। लेकिन सबसे अच्छी बात हम लोग ये करते हैं कि हम पूरी रिसर्च के साथ आपके पास यहां पर आते हैं ताकि किसी प्रकार की भी गलत जानकारी आपको ना दी जाए। लेकिन फिर भी कई बार क्योंकि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, हमसे भी गलतियां हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं। आगे भी आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।